स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे। वी सॉ सम टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है मैंने ये लिखा था। देन सम टर्म्स लाइक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। फिर स्टेट क्या होता है, आपके सिस्टम का स्टेट क्या होता है कि अभी आपका सिस्टम किस कंडीशन पे है, कुछ वर्क करने के बाद या कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद, कुछ प्रोसेस करने के बाद सिस्टम का स्टेट क्या हो गया है। तो स्टेट्स चेंज होते हैं, इसके का नाम स्टेट वेरिएबल भी था या स्टेट फंक्शंस था। ये लिखे थे पूरा। फिर उसके बाद अपन मैंने बोला कि इसके कुछ लॉज होते हैं थर्मोडायनामिक्स के। हम 3 लॉ पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो लॉज पढ़ने से पहले फर्स्ट लॉ में हमें वर्क, हीट और एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए अपन सबसे पहले इंटरनल एनर्जी पढ़े, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या था? इट इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं आप सबको ऐड कर दोगे तो दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी यू। अब अगर आपने उसका एक सिस्टम है, मान लीजिए एक सिस्टम है, उसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी U1। अब आप उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हो तो आप 3 तरीके से चेंज कर सकते हो। लिखे थे आइदर बाय डूइंग सम वर्क, वर्क के कारण, या बाय सप्लाइंग सम हीट, या बाय एडिंग सम मैटर। ये तीनों तरीकों से हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो मान लो हमने इन तीनों में से कोई एक चीज कर दी तो एनर्जी अब चेंज होगी, कितनी हो गई? U2, नई एनर्जी, चेंज्ड एनर्जी। So what will be the change in internal energy? Del U is equals to U2 minus। समझ रहे? अगर ये चेंज वर्क के कारण हुआ तो डेल यू जो चेंज हुआ है, एनर्जी चेंज, उतना ही वर्क आप कर पाओगे। अभी तो देखो वर्क और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं ना, इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम होता है, जूल। वर्क का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, क्योंकि जितना एनर्जी आपके अंदर होगा उतना ही आप काम कर पाओगे। नहीं, एनर्जी का आपका डेफिनेशन ये होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतने आप काम कर पाओगे। तो जितना एनर्जी का चेंज हुआ मतलब उतना काम आपने किया, दैट इज द चेंज इन द एनर्जी। नहीं, मान लो आप जब आए शुरू में तो आपके पास 20 किलो जूल एनर्जी, आप कुछ काम किए तो आपका एनर्जी कम होकर 15 जूल हो गया, 15 किलो जूल हो गया। तो कितना काम किया आपने? 5 किलो जूल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? The change in internal energy is the amount of work you have done। तो ये देखे थे। फिर वर्क में आए थे अपन। वर्क का मैंने बताया था कि एक वर्क आप फिजिक्स में पढ़ते थे, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का। वहीं से हमने अपना एक नया फॉर्मूला डिराइव किया। फोर्स की जगह अपन ने प्रेशर इनटू एरिया ले लिया, ठीक है ना। और जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ हमने लेंथ ले लिया था कि आपका पिस्टन कितना लेंथ डिस्प्लेस हुआ है इन द सिलेंडर। तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ को हमने वॉल्यूम नाम दे दिया। So that was the work done, P delta V या PdV, प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं इसको। जब हम केमिस्ट्री वर्क की बात करते हैं तो ये वर्क क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और अपन ने नेगेटिव साइन लगाया था P डेल्टा। 2 टाइप के वर्क बताए थे मैंने, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम वाला मतलब एक्सपेंशन हो रहा है तो बाय द सिस्टम है, और कंप्रेशन कर रहे हैं मतलब हम कर रहे हैं तो ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है ना, और सिस्टम काम कर रहा है, एक्सपेंशन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का अपन सिग्निफिकेंस भी लिखे थे। एक आज लिख भी लेते हैं कि वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, वो लिख लेंगे अपन एक चीज, ठीक है। उसके बाद हमने हीट का हेडिंग डाला, क्या तक हुआ था? ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोसेस भी पढ़े थे ना, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट 0 थी, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था मतलब dT वाज 0, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट था मतलब कि dP इज इक्वल टू 0। चेंज इन प्रेशर, जब आप खुद ही बोल रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन प्रेशर 0 होगा। ये कब होगा? जब आप एक रिएक्शन को रूम टेम्परेचर या रूम प्रेशर में करा रहे हो। तो रूम में तो हर जगह प्रेशर बराबर है ना, 180 180। अभी हम सबके ऊपर 180 प्रेशर लग रहा है, राइट? दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रूम प्रेशर। तो अगर आप कोई रिएक्शन को रूम प्रेशर में करवा रहे हो मतलब उसका प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हीट
हेडिंग डाल दिए तो पहले हीट को ही पहले लिखते हैं, फिर अपन हीट और वर्क का ना एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव वाला चीज लिख लेंगे, ठीक है। ओके चलो, हीट में वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये दूसरा पॉइंट था ना हमारा, इंटरनल एनर्जी चेंज करने का बाय सप्लाइंग हीट। एक अपन देख लिए बाय डूइंग वर्क। तो वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। We can also change the internal energy of the system by transfer of heat, by transfer of heat, by transfer of heat from the surrounding to the system, from the surrounding to the system, or vice versa. सराउंडिंग टू द सिस्टम मतलब आप सिस्टम में हीट दे रहे हो, और सिस्टम टू सराउंडिंग मतलब हीट लिबरेट हो रही है। कोई एंडो एक्सो, एंडो एक्सो याद है, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स हीट एब्सॉर्ब करते हैं, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट गई, और एक्सो में आपके प्रोडक्ट के साथ हीट लिबरेट होती है, यानी कि सिस्टम में सराउंडिंग को हीट, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो और पानी में डाल दो, हीटर गर्म हो जाता है। एक्सो रिएक्शन होने के बाद आपके प्रोडक्ट ने हीट दी है सराउंडिंग को, तभी ना वो गर्म हुआ ना, जो आपका जो वेसल था, ठीक है। आसपास की जगह भी गर्म हो जाएगी, जहां वो वेसल रखा है वो बेस भी गर्म हो जाएगा, ये तो सराउंडिंग है उसकी। क्लियर? So we can also change the internal energy of a system by transfer of heat from the system, from the surrounding to the system, or vice versa, मतलब system to surrounding भी, ठीक है। Okay, full stop. This exchange of energy, this exchange of energy, this exchange of energy, which is a result of temperature difference, which is a result of temperature difference, it is a result of temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? आप अगर हीट दिए हो सिस्टम को तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर सिस्टम ने हीट सराउंडिंग को दी है तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हुआ ना। पहले सिस्टम का टेम्परेचर T1 था, अब एब्सॉर्ब हुआ होगा या रिलीज हुआ होगा, उसके कारण टेम्परेचर T2 हो गया, चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ ना सिस्टम का। ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, मैं क्लियर, ठीक है। तो दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी which क्या लिखे, which is a result of temperature difference is called heat, is called heat, is called heat, denoted by small q, denoted by small q, ठीक है। कैपिटल Q मत लिखना, कैपिटल Q चार्ज होता है कूलम वाला, ये हीट है कैलोरीज में या जूल में भी हो सकती है, जूल और कैलोरी में एक रिलेशन होता है, पता है क्या होता है? जूल एंड कैलोरी बोथ आर द यूनिट ऑफ हीट ओनली ना, क्या रिलेशन होता है जूल और कैलोरी में? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स, एक कैलोरी का मतलब 4.2 जूल्स होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम में लिखना, this change in energy, this change in internal energy, this change in internal energy is because of heat, is because of heat, is because of heat, therefore del U is equals to Q, del U is equals to Q, जितना हीट आप दोगे उतना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। इट इज जस्ट लाइक del U is equals to W, जितना वर्क आप करोगे उतना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, जो उसके पहले वर्क पढ़ चुके हैं कल, वहां पे अपन वर्क करके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे थे, यहाँ हम हीट को सप्लाई या हीट को ट्रांसफर करके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं सिस्टम। क्लियर है? ये लाइन समझ में आ रहा है, देखा जो है।
नेक्स्ट लाइन में, बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC, बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC, IUPAC एक यूनियन है ना, केमिस्ट्री का यूनियन है, जो केमिस्ट्री में जितने भी लॉज और रूल्स होते हैं ना, वो सब IUPAC डिसाइड करता है, फाइनलाइज करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। So by conventions of IUPAC, in chemical thermodynamics, in chemical thermodynamics, in chemical thermodynamics, comma, the Q is positive, the Q is positive when heat is transferred from the surrounding to the system. When heat is transferred from the surrounding to the system. From the surrounding to the system. और क्या लगता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सोच के बताना, सोचो एक बार। अगर हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी ना। एंड इंटरनल एनर्जी का सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, पहले जो भी उसकी हीट रही होगी, अब तो आपने एक्स्ट्रा हीट दी है ना, तो उसकी हीट बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखे, फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। हाँ, वही तो है। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, and the internal energy of the system increases, ठीक है। and Q is negative, अब कंटिन्यू करो पूरा, जैसे Q is positive लिख के लिखो ना पूरा, वैसे अब लिखो पूरा। and Q is negative when heat is transferred from the system to the surrounding from the system to the surrounding। इसके पहले था सराउंडिंग टू सिस्टम, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ी, अब सिस्टम हीट लूज कर रही है सराउंडिंग को, अब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Am I clear? Resulting in the decrease in internal energy of the system. Clear? हाँ, अब ऐसे नहीं कन्वेंशन ऑफ वर्क का भी लिख लेते हैं, नोट करके लिख लो, वर्क का कन्वेंशन लिख लेते हैं कि IUPAC के हिसाब से वर्क क्या क्या रहेगा, एक्सपेंशन वाला, कंप्रेशन वाला, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो लिखो इसमें, नोट करके लिखा, ठीक है। बाय कन्वेंशंस ऑफ IUPAC इन थर्मोडायनामिक्स, जैसे ऊपर लिखे थे वैसे लिखो, by conventions of IUPAC in chemical thermodynamics, in chemical thermodynamics, the positive sign expresses, the positive sign expresses that work is positive when work is done on the system. Work is positive when work is done on the system. तभी तो वो अपना फॉर्मूला में बैठेगा ना। वर्क क्या था, -P डेल्टा V, है ना। ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो फॉलो कर लो ना काम, ये था फॉर्मूला वर्क का, -P डेल्टा V। अब कंप्रेशन हो रहा है मतलब पहले का वॉल्यूम V1 था, कंप्रेस होकर वॉल्यूम V2 हो गया, कम हो गया, यानी कि V2 - V1 क्या होगा,
नेगेटिव 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 पॉजिटिव, इसलिए वर्क डन बाय कन्वेंशन पॉजिटिव। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आईयूपीएसी के कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए ये नेगेटिव साइन लगा। Am I clear? फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन इट इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब पहले का वॉल्यूम ज्यादा था, बाद का वॉल्यूम कम, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए हमने फॉर्मूले में सामने नेगेटिव साइन लगाया है। ये तो लास्ट क्लास में देखे फॉर्मूला, ठीक है, मैंने बोला भी था वहां पे नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। तो आगे when work is done on the system, ठीक है, clear है, and the internal energy of the system increases, and the internal energy of the system increases। आप तो देखे हीट भी सप्लाई किए तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, काम भी किए आप अगर सिस्टम के ऊपर तब भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी। Am I clear? Similarly, if the work done is by the system, similarly, if the work is done by the system, similarly, if work is done by the system, work will be negative. Work will be negative. Work will be negative. And internal energy decreases. And internal energy of the system decreases. You can move on. And internal energy of the system decreases. Clear? तो अब अपन ना फर्स्ट लॉ पढ़ सकते हैं कि अपन तीनों टर्म पढ़ लिए। We have studied internal energy, we have studied work, we have studied heat। ये तीन मिलके आपका फर्स्ट लॉ होता है। ध्यान देना, अगर ये एक सिस्टम है जिसकी इनिशियल एनर्जी U1 है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है? U1 है। अब आपने इस पे सप्लाई किया Q, इससे इसकी एनर्जी बढ़ेगा ना? तो देखिए हीट सप्लाई करोगे तो एनर्जी बढ़ेगा, हीट अगर वो सप्लाई करता है सराउंडिंग को तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो मैंने Q सप्लाई किया ना, इट इज कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। एरो से समझ में आ रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है मतलब एनर्जी बढ़ेगी इसके कारण, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इससे भी आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो दोनों कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ी ना, तो अब इंटरनल एनर्जी बढ़ के हो गई U2। तो आप U2 को ऐसा लिख सकते हो, U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस Q प्लस W। आया, वर्क पॉजिटिव है ऑन द सिस्टम, Q भी पॉजिटिव है गिवन टू द सिस्टम। आया ना, ऐसा लिख सकते हैं? एवरीवन फॉलो कर रहे हो? अब ये U1 को इधर लेके आऊंगा, U2 माइनस U1 इज व्हाट? डेल U, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, इट इज इक्वल टू Q प्लस W। यही होता है आपके फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये होता है। अगर आप फर्स्ट लॉ को स्टेटमेंट बोलना चाहो तो इट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कोई एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे ही तो है ना, आपने हीट दिया तो वो हीट ने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, वो हीट लॉस नहीं हुआ, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। आपने जो वर्क किया वो लॉस नहीं हुआ, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली द फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं। It states that energy can neither be created nor be destroyed, it just converts from one form to, यही आपका फर्स्ट लॉ। और थोड़ा सा स्टेटमेंट अपन यहाँ चेंज करेंगे, ठीक है? तो हेड डालो, अगला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, let us consider let us consider in a system
A change is brought about by, let us consider in a system, a change of state is brought about by, a change of state is brought about by, is brought about by के पहले एक बार और लिखना both by, brought about both by, ये जो लाइन के समझ में क्या लिखे, in the system change of state is brought, अपन उस सिस्टम का स्टेट चेंज करना चाहते हैं और वो दो तरीके से चेंज करेंगे, उस पर काम भी करेंगे और उस पर हीट भी सप्लाई करेंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहले से सिस्टम है ना, उसका इंटरनल एनर्जी U1 है, स्टेट चेंज मतलब एनर्जी चेंज होना है, वो कब होगा, वो कैसे कर रहे हैं अपन, दोनों चीज से कर रहे हैं, एनर्जी हीट भी दे रहे हैं और वर्क भी, ठीक है। इट इज ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, ये डायग्राम बनाओ पहले, सिर्फ ये डायग्राम बनाना, अभी नीचे कुछ लिखना मत, सिर्फ डायग्राम बनाओ। ये आपका इनिशियल स्टेट है सिस्टम का, आपने उसमें दोनों चीजें किया तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। ये डायग्राम को समझ में आया ना? ओके, अब नीचे लिखना, let the initial internal energy of the system be U1, let the initial internal energy of the system be U1, let the initial internal energy of the system be U1, and the final internal energy be U2, and the final internal energy be U2. Then we can write, अब ये लिखना तीनों को, ये रीडिंग है, ये लिखोगे तो इसके साथ पहले Q plus W रखना, अब तीन स्टेप लिखना। Then we can write U2 is equals to U1 plus Q plus W, U2 minus U1 is equals to Q plus W, and U2 minus U1 is del U, that is Q plus W. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, ठीक है। The above equation is called the mathematical statement of first law of thermodynamics. The above statement is called the mathematical statement of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, नीचे लाइन में लिखना, the law states that the energy of an isolated system is constant. The law states that the energy of an isolated system is constant. Inverted commas में लिखना law है ना। The energy of an isolated system is constant. Isolated बोल दिए मतलब उसकी एनर्जी बाहर नहीं जा रही है, आइसोलेटेड सिस्टम का लास्ट क्लास में लिखे ना, ओपन में मैटर एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा, क्लोज में एनर्जी का ट्रांसफर होगा बट मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, और आइसोलेटेड में दोनों नहीं होगा, थर्मस क्लास लिखे ना एग्जांपल, ठीक है। तो एनर्जी द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन में, द लॉ इज आल्सो रेफर्ड टू एज the law is also referred to as law of conservation of energy. The law is also referred to as law of conservation of energy.
law of conservation of energy, that is energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. एनसीईआरटी रखिए सर, एनसीईआरटी जल्दी से। दो भी तो यहाँ पे ट्रांसफर करना है, एक है दो, एक प्रॉब्लम 6.1 देखना, एग्जांपल 6.1 जल्दी, पेज नंबर 163 की 164 है, देखना है 164 है ना। प्रॉब्लम 6.1 पढ़ो उसको सर। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, आपको डेल्यू का वैल्यू बताना है, ठीक होगा। एक्सप्रेस द चेंज इन एनर्जी, यही होगा। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन, पहला केस क्या बोला है, पढ़ो फर्स्ट केस, नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब क्यू जीरो। क्यू क्या है, कोई हीट एब्सॉर्ब ही नहीं करी, मतलब क्यू जीरो है। हमने फर्स्ट लॉ का लिखते समय ऐसा लिखा है कि हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं बाय सप्लाइंग बोथ हीट भी और वर्क भी। आपको समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने जो ऊपर फर्स्ट लॉ में लिखा ना, वहां हमने ऐसा लिखा है कि लेट अस कंसीडर कि हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहे हैं सिस्टम की बाय सप्लाइंग हीट आल्सो बाय डूइंग वर्क आल्सो। बट इसमें ऐसा नहीं बोला, इसमें बोल रहा है कि उस सिस्टम में सराउंडिंग से कोई भी हीट नहीं दी जा रही। नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क किया जा रहा है। तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज सिर्फ वर्क के कारण ही होगा ना, तो del u इज इक्वल्स टू w, क्यू जीरो हो जाएगा। लॉ के मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्यू की जगह जीरो डालना है बस, और कुछ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, अब जब क्यू जीरो होता है तो वो वॉल क्या होगी, एडियाबैटिक। लिखिए ना क्यू क्या, एडियाबैटिक में लिखे थे ना, क्यू जीरो होता है, जल्दी पीछे पलटो। क्यू जीरो लिखे अपन, देखो एक बार, अब बुक में तो आंसर लिखा है, देख के तो सही बोल लो। समझ में आ रहा है एडियाबैटिक क्यों हुई बॉल। एवरीवन, अपन लास्ट क्लास में जो सिस्टम्स पढ़े थे ना, उसमें एक एडियाबैटिक का प्रोसेस है ना, उसमें लिखी है अपन क्यू जीरो। क्लियर है ये एडियाबैटिक। सेकंड पढ़ो जल्दी से, सेकंड क्या है जल्दी पढ़ो। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब W जीरो, बट Q अमाउंट ऑफ इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। टेकन आउट मतलब नेगेटिव, टेकन आउट मतलब नेगेटिव। तो मेरा फर्स्ट लॉ क्या है, del U is equals to Q plus Q plus W। W जीरो है और Q क्या है, बाय कन्वेंशन माइनस। और अगर हीट बाहर जा रही है मतलब बॉल कैसी होगी, कंडक्टिंग होगी ना, तभी तो हीट जा रही है बाहर। अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम ले लोगे तो हीट बाहर जाएगी क्या, आपका सिस्टम आइसोलेटेड तो नहीं है, क्लियर। तो क्या होगा ये आपका थर्मल कंडक्टिंग, क्या लिखा हुआ है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स। ठीक है, अगला देखो थर्ड, Q amount of work is done by the system, sorry, W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system। Q पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव, समझ रहे हो। देखो तो बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम ऊपर लिख चुके हैं ना पूरा कन्वेंशन, और Q का भी लिखनी है। तो अब साफ साफ लिखा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब ये नेगेटिव वर्क है माइनस W, और Q इज सप्लाई टू द सिस्टम मतलब पॉजिटिव की। तो आपका del U क्या हो जाएगा, Q माइनस W। एम आई क्लियर। अब ये सिस्टम आपका कैसा है, इसमें देखो वर्क हो रहा है, हीट एनर्जी भी चेंज हो रही है ना, मतलब आइसोलेटेड तो नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम क्या होगा आपका, एक क्लोज सिस्टम, वर्क भी हो रहा है और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया सबको, है ना। क्वेश्चन ऐसे पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि क्या क्या लिखा है सब चीजें, तो बड़ा सिंपल सा आपको बस del U का वैल्यू पूछा है, तो लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना
और जो जो बोला है वो करते जाओ। पहले क्यू नहीं बोला है तो क्यू 0 कर दो। वर्क डन बाय द सिस्टम बोला है तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हमने लिखा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। सप्लाइड हीट पॉजिटिव होती है, बाहर जाने वाली हीट नेगेटिव होती है। बस उसी को यूज करके वैल्यू का वैल्यू क्लियर है क्वेश्चन सबको? ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड डालना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमने लास्ट क्लास में 4 टाइप के प्रोसेस पढ़े थे, बट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं पढ़े थे। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, देखो इसमें हाइड्रोजन की डेफिनेशन, अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल a process or change is said to be reversible, a process or change is said to be reversible, comma, if a change is brought out in such a way, if a change is brought out in such a way, in such a way that the process that the process that the process could that the process could, comma, at any moment, that the process could, comma, at any moment, comma, be reversed by an infinitesimal, infinite की स्पेलिंग लिखना INFINITE, then SIMAL, infinitesimal change, infinitesimal change, IA infinite लिखने के बाद SIMAL, infinitesimal change। मतलब अगर आप अपने प्रोसेस में थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो वो प्रोसेस अगर रिवर्स हो सकता है तो उस टाइप के प्रोसेस या चेंज को हम रिवर्सिबल नेचर का बोलते हैं। ठीक है, फिर सॉल्व देखते हैं, लिखना, अ रिवर्सिबल प्रोसेस proceeds, a reversible process proceeds infinitely slow by a series of equilibrium states, देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? अगर मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की, लेट्स से एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, A plus B gives C plus D, एक रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा हुआ है, इससे शो करते हैं ना पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस, डबल हेडेड एरोस, कि रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट एंड गिव प्रोडक्ट विल रिएक्ट बैक एंड विल गिव रिएक्टेंट। तो जो प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं ना वो कभी कंप्लीट नहीं होते, कभी कंप्लीट नहीं होंगे ना। कैसे होंगे? ये इनको बना रहा है, ये इनको बना रहा है वापस। कंप्लीट तो हम तभी मानेंगे ना जब रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तब आप बोलोगे कि हाँ मेरा प्रोसेस हो गया है। बट ये तो कभी खत्म हो ही नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों फिर से मिलके ये बनाते जा रहे हैं। पर जब रिएक्शन स्टार्ट होगा ना तब ये वाला स्पीड फास्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड फास्ट होगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। पर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे दोनों की स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए। जितने देर में ए और बी मिलके सी और डी बना रहे होंगे ना, उतनी ही देर में एक सी और डी मिलके ए और बी फिर बना रहे होंगे। अब आपको लगे कि प्रोसेस चल ही नहीं रहा, प्रोसेस चल रहा है पर वो दोनों का स्पीड सेम हो गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि ना रिएक्टेंट और खत्म हो रहे हैं ना प्रोडक्ट और बढ़ रहे हैं। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे इस रूम में अगर 10 लोग हैं, एक निकला 9 हुए, उसी समय तुरंत एक आ भी गया, फिर 10 हो गए।
मतलब तो रूम कभी खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जितने देर में निकल रहा है ना उतने देर में एक एंटर कर रहा है। तो ये एक ऐसा स्टेट पहुंच चुका है इस रूम का जहां पे वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब ना लोग कम हो रहे हैं ना लोग बढ़ रहे हैं, बट क्या प्रोसेस रुका है? क्या आना जाना तो अभी भी चालू है ना। एक नया आदमी आ रहा है, पुराना आदमी जा रहा है, बट टोटल अभी भी 10 है। फिर एक पुराना आदमी गया, एक नया आदमी फिर आ गया, ये 10 हो गए। तो प्रोसेस अभी भी हो रहा है, आने जाने का प्रोसेस अभी भी हो रहा है, बट नंबर सेम हो गया है, 10 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। यहाँ भी वही चीज होती है। ये इसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, बैलेंस, जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। कभी भी इक्विलिब्रियम का मतलब ये मत समझना कि रिएक्शन रुक चुका है। रिएक्शन अभी भी हो रहा है। इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस होता है। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक प्रोसेस, मतलब वो चलता रहेगा। रिएक्शन चल रहा है अभी भी, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ ही नहीं रहे तो हम क्या सोचेंगे नहीं चल रहा। नहीं, हम तो उसी से मेजर करेंगे ना कि रिएक्टेंट आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्ट आके इस लेवल पे कांस्टेंट हो गया, अब प्रोडक्ट बढ़ ही नहीं रहा, हम बोलेंगे कि रिएक्शन रुक गया, पर एक्चुअली में रिएक्शन अभी भी हो रहा है। वही अपन लिखे हैं अभी कि रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लो। अभी रिएक्शन बहुत स्लो हो गया, प्रोडक्ट बढ़ते हुए नहीं दिख रहे, मतलब आप रिएक्शन को स्लो बोलोगे, इनफाइनाइटली स्लो। तो दिन भर ऐसे ही रहेगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इनफाइनाइटली स्लो बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ठीक है, सच दैट सिस्टम एंड द सराउंडिंग, सच दैट, कंटिन्यू करेंगे उसी को आगे, सच दैट, वो एक ही सेंटेंस चल रहा है ना, सच दैट system and surroundings, such that system and the surroundings are always in equilibrium with each other. System and the surroundings are always in equilibrium with each other. ठीक है। अब केमिस्ट्री में जितने प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं है, एक लाइन उसके भी लिख लो नीचे, प्रोसेसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल। या आप ऊपर वाले डेफिनेशन को उल्टा लिखोगे तो इरिवर्सिबल की डेफिनेशन, processes other than reversible processes are known as irreversible processes. ठीक है, चलो एक एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन वर्क का फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। डालना वर्क डन इन, वर्क डन इन, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। बस यहाँ पे एक वर्ड आप लोग नहीं पढ़े अभी तक, वो है आइडियल, है ना। बाकी एक एक वर्ड समझ में आ रहा है क्या क्या लिखे हैं। वर्क डन, वर्क समझ में आता है हमें, वर्क क्या होता है। फिर हमें पता है आइसोथर्मल क्या होता है, dt is equals to 0। फिर हमें पता है रिवर्सिबल क्या होता है, ठीक है, और गैस पता है क्या होती है, बट आइडियल गैस क्या होता है ये नहीं पता, राइट। एक्चुअली एक चैप्टर था इसके पहले, दैट वाज स्टेट ऑफ मैटर, बट अब वो हट गया है, वरना आप लोग आइडियल गैस उसमें पढ़ते थे, आइडियल गैस क्या होती है। एक लॉ होता है गैस का, एक इक्वेशन होता है, दैट इज नोन एज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जहां पे P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, R एक गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, और T मतलब टेम्परेचर। एक्चुअली इसको ऐसा ही बोलते हैं, PV by T is equals to a constant। PV by T is equals to a constant। R एक कांस्टेंट है, N भी एक गैस का अगर आपने क्वांटिटी ले लिया तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। अगर आपने मान लो 1 मोल ऑफ गैस ले ली, तब वो 1 ही मोल रहेगी, वो बढ़ेगी थोड़ा, हमें क्लियर।
तो n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो pv by t इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं अपन। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज किया, ध्यान से सुनना, एक रिलेशन बताता हूं मैं, अगर आप किसी गैस में प्रेशर बढ़ाते हो ना तो वॉल्यूम कम होता है, ये भी एक लॉ है। बाय कीपिंग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हो, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप यहीं पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई पिस्टन वाला, लास्ट क्लास अपन गैस सिलेंडर पिस्टन लिए थे ना, उस प्रेशर, गैस का एक प्रेशर होगा, आपने प्रेशर को ऊपर से बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जहां प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो वैसे ही ना पीवी टीवी आपस में रिलेटेड होते हैं, बट इनका प्रोडक्ट अपॉन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है। अगर आप एक गैस को एक प्रेशर पे लेते हो P1, उसका वॉल्यूम उस समय V1 है और टेम्परेचर T1 है। अब अगर आपने उस गैस पे कुछ परफॉर्म किया, कुछ ऑपरेशन किया, तो उससे उसका प्रेशर बढ़ के मान लो P2 हो गया, तो वॉल्यूम कम होके V2 हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम एक साथ नहीं बढ़ेंगे, जब प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम कम होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेशर बढ़ा ना, मैंने बोला ना P1 से P2 बढ़ गया तो वॉल्यूम V1 से V2 कम हो जाएगा और आपका टेम्परेचर T2। इसका जो प्रोडक्ट अपॉन टेम्परेचर है ना, ये हमेशा कांस्टेंट है एक गैस के। अगर एक गैस ऐसी है तो उस गैस को अपन आइडियल गैस, अगर कोई गैस ऐसी है जिसका पीवी बाय टी हमेशा कांस्टेंट, अरे आप प्रेशर चेंज करो वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट उनका जो रिलेशन है ना पीवी बाय टी वो हमेशा कांस्टेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लो एक वैल्यू है P2 और वॉल्यूम है उसका 5, तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 10 आया। अब मैंने मान लो प्रेशर को बढ़ा के कर दिया 5, तो वॉल्यूम कम हो गया 2, अभी भी प्रोडक्ट तो 10 है ना, ये है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वैसे ही पीवी बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई भी गैस का अगर तीनों चीज चेंज होता है तो होगा, कोई बात नहीं, चेंज हो रहा है, इंडिविजुअल चीजें चेंज हो रही है, बट उनका जो रिलेशन है ना पीवी बाय टी वो हमेशा कांस्टेंट है। अगर कोई गैस ऐसी है तो उसे अपन आइडियल गैस कहते हैं, बट इन जनरल ऐसी कोई गैस होती नहीं, वो एक रेफरेंस माना गया है। ठीक है, हमेशा गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती है। हो सकता है कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे वो आइडियल बिहेवियर शो कर जाए, बट नॉट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? तो हम उसी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो अब अपन उस आइडियल गैस में पीवी की जगह एनआरटी लिख सकते हैं, हाँ या ना? आइडियल गैस ये है ना, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। सबसे पहले मैंने वही बताया था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो अपना वर्क डन में पी इनटू वी आएगा ना, कहीं ना कहीं पी इनटू वी है ना हमारे वर्क पे, तो उसकी जगह अपन एनआरटी लिखते हैं। ये है इस आइडियल गैस का काम यहाँ पे। हमें क्लियर? जो अपन वर्क का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं ना, उसमें कहीं पी इनटू वी जहां आएगा ना वहां पर एनआरटी लिख देंगे। क्लियर? ठीक है, है सबको? वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। हमें क्लियर? ये क्योंकि आपका एक्सपेंशन है तो ये वर्क नेगेटिव होगा, आया ना? इसे कन्वेंशन लिखिए अपन कि वर्क अगर ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव। तो लिखो नीचे W, और रिवर्सिबल है तो एक ऐसा लिखना WREV, ये बता देगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपन वर्क डन निकालते क्या होगा। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ओके। वर्क डन इज इक्वल्स टू, पहले इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन भी लिखे थे ना, नेगेटिव VI VS PV, और ये प्रेशर अपन बाहर से लगा रहे हैं P एक्सटर्नल, P कांस्टेंट है, ये अपन एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, प्रेशर कम होगा। एक्चुअली ये P एक्सटर्नल मैंने लिखा है, बट क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन में मतलब क्या है, बाहर से प्रेशर अंदर नहीं लगने वाला है, अंदर से प्रेशर बाहर लगने वाला है। एक्चुअली ये एक्सपेंशन तभी होगा
जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा। देखो ना, यहाँ गैस है, उसका इंटरनल प्रेशर है, बाहर से ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ तो कंप्रेशन हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तब तो एक्सपेंशन होगा ना। तो ये पी एक्सटर्नल की जगह पर लिखने वाले हैं पी इन प्लस माइनस पी। इसका क्या मतलब हुआ? इंटरनल प्रेशर में एक प्रेशर ऐड होना चाहिए और वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हैं? देखो इसमें अगले लाइन में इसको रिप्लेस कर देना पी इन प्लस पी से, पी आई पी एफ पी। इतना करो पहले। डी का मतलब बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन करके ना डीवी को दोनों से मल्टीप्लाई भी कर दो। समझ लो मैं क्या बोलूं? कुछ ऐसा, वी आई से लेके वी एफ। ये वी आई वी एफ क्या है? इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना, पता है मुझे? जहां हम इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। ठीक है, तो P इन इंटू डीवी होगा, आया ना, प्लस माइनस dP इंटू डीवी, आया ना। अगर आप एक छोटे नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा नंबर होता है, लेकिन करते हैं नहीं। देखो 5 इंटू 2 करूंगा तो 10 होगा, नो डाउट, बड़ा नंबर। और अगर यही काम मैं कोई छोटे नंबर के साथ करूंगा तो वो वैल्यू छोटी आएगी। 0.1 इंटू 0.1 क्या होता है? 0.001, छोटा होगा ना। मतलब दो छोटी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा होता है, आया। लेकिन डीपी डीवी छोटा नहीं होगा और उसको इग्नोर कर देंगे, तो भी बहुत छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, सिंस डीपी इंटू डीवी इज वेरी स्मॉल। क्लियर है ये? अगर ये डाउट आ रहा है ना कैसे हो रहा है, तो ये कहीं पे लिख लो साइड में, तो याद रहेगा आप लोगों को ये वाला चीज कि छोटा इंटू छोटा इज और छोटा। ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन करने से चीजें बड़ी होती है ना, मल्टीप्लाई होती है, बट छोटे छोटे को मल्टीप्लाई करो तो और छोटा हो जाएगा। तो ये कहीं लिख लेना साइड में, तो याद रहेगा। तो क्यों मैंने डीपी इंटू डीवी को छोटा क्यों बोला, वरना आज तो याद है पर 4 दिन मत भूल जाओ। ठीक है, तो सिंस डीपी इंटू डीवी इज वेरी स्मॉल, वी कैन राइट अब चेंज कर लो इक्वेशन, डब्ल्यू आर ई बी इज इक्वल्स टू, तो माइनस साइन आगे बढ़ाना ना, मैं पहली बार लिख के दूसरे बार में भूल जाता। माइनस क्यों लिया अपन? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, कन्वेंशन के हिसाब से वर्क डन शुड बी नेगेटिव। ठीक है, ओके आगे। फिर पी इन डीवी बचेगा अंदर, क्या बोलते हैं? पी आई। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट लाइन में, फॉर आइडल गैस, फॉर आइडल गैस, फॉर आइडल गैस PV is equals to nRT. For ideal gas, PV is equals to nRT या P is equals to, क्योंकि देखो यहाँ dV है, P नहीं है, तो आप पूरे PV को रिप्लेस नहीं कर सकते ना nRT से, बट P को तो कर सकते हो ना। तो P is equals to nRT by V, आया ना, nRT by V हो सकते हैं। पुट कर दो P की वैल्यू वहां पे, पुट करो, आगे बढ़ो। वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस P की जगह लिख दोगे अपन nRT dV by V लिख दो, तो इंटीग्रेट करेंगे ना V के रेस्पेक्ट में, V को तो V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना, राइट। N कांस्टेंट R कांस्टेंट, व्हाट अबाउट T? हेडिंग पढ़ो क्या लिखी, T कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल ले, माइनस nRT बाहर, अंदर बचेगा dV by V, DI से लेके यहां तक क्लियर है सबको, है ना। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या होता है 1/x dx ln x, ये पता है क्या इंटीग्रेशन पढ़े हो आप लोग? यस भी बोल रहे हो, एक चीज करो ना, इतना मतलब ये तो ln x से पूछ रहा हूं, तो 1/x
dx, इसका इंटीग्रेशन ठीक है, x का पढ़े होगा, x का क्या, इसका इंटीग्रेशन 0, इसका होता है ln x, ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, ln x पढ़े हो नहीं, आप लोग कहाँ पढ़े, कहाँ, वहां पे, अरे कहाँ पे, हाँ ये पूछो, फिर लोग कैसे नहीं पढ़े, लेट शुरू में पढ़ाए थे ना सर इंटीग्रेशन, ठीक है यार, ये आज के लिए तो ये याद रखो है ना, अपना यही काम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, ln x, 1/x क्या होता है ln x, ठीक है, 1/b है तो ln b होगा, x की जगह b आ गया ना बस, तो माइनस एन आर टी एल एन बी, और इसके बाद अपन लिमिट पुट करते हैं वी आई एंड वी एल, ठीक है, अब लिमिट कैसे पुट करते हैं ध्यान देना जिनको नहीं पता है, पहले अपर लिमिट पुट की जाती है माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है वी एफ, बाद का वॉल्यूम एक्सपैंड होने के बाद, और फिर बाद में लोअर लिमिट वी एल, कैसे होगा देखना है यहाँ पे, एनआरटी को वैसे ही रहने दो, एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई, आया ना, पहले मैंने इसी में अपर लिमिट पुट करी, फिर माइनस करके इसी में लोअर लिमिट पुट करी, ये रही। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर लॉग दो नंबर का ऐसे माइनस में होता है ना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाय बी, और अगर ये प्लस होता है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो क्या बोल, ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू ln a बाय b, या अगर ln a प्लस ln b होता तो ln a इंटू b, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, ये मैथ्स वालों को पता रहेगा, जहां यहाँ पे जितना काम आएगा बता दूंगा, बाय वाली टेंशन मत, बेचारा बन के, ठीक है, क्लियर है ये, हाँ, यहाँ इसको लगा देते माइनस एन आर टी एल एन टी एफ बाय टी एल, ठीक है, लास्ट बस एक और, एल एन एक्चुअली क्या होता है ना, नेचुरल लॉगरिथम होता है ना, बट लॉग का मतलब बेसिकली क्या होता है, लॉग के बेस होते हैं, एक होता है लॉग बेस 10 और एक होता है लॉग बेस ई, जिसको अपन एलएन बोलते हैं, लॉग बेस ई को ही एलएन बोला जाता है, ठीक है, बट हमारे पास जो टेबल्स है ना लॉग की, वो एक्चुअली बेस 10 वाली होती है, लॉग वाली, तो एलएन ई को मतलब एलएन को लॉग में चेंज करने के लिए अपन एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2.303, कैसे पता, बस वही यहाँ पे करेंगे, माइनस एन आर टी 2.303 बाहर सामने लिख देंगे, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ बाय, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, और क्लियर है, एक बार देखो फॉलो करो सारे स्टेप, हाँ वही, अगर आप एलएन को लॉग में कन्वर्ट करते हो, देखो ना ये भी एलएन से लॉग हो गया, तो एलएन से लॉग में कन्वर्ट करने के लिए अपन 2.303 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो लॉग हो जाता है, लॉग इसलिए करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है पीछे बुक के, वो लॉग की टेबल है, तो इसलिए अपन वो एलएन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, टेबल से देख सकते हैं वैल्यूज, क्लियर है, नेक्स्ट देखना नीचे, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस, एक बार सब डालना, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस, अब फ्री एक्सपेंशन क्या होता है लिखना हाइफन डाल के, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम
expansion of a gas in vacuum, expansion of a gas in vacuum. देखो अभी expansion of a gas in vacuum is called free expansion. Is called free expansion. देखो मान लो अभी यहाँ पे कोई गैस एक्सपैंड हो रही है, तो यहाँ तो वैक्यूम नहीं है ना, यहाँ तो एयर है, और उस पिस्टन को ऊपर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग भी रहा है, तो एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर का प्रेशर 1 atm से थोड़ा ज्यादा है, तो एक्सपैंड हो रहा है। ये समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अब फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि ये पूरे रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो अगर एयर नहीं रहेगी तो उस पिस्टन को ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लगेगा, तो अब एक्सपेंशन फ्रीली होगा। अभी गैस को बाहर के प्रेशर को भी ओवरकम करना पड़ता था, तब जाके वो एक्सपैंड होगी, राइट? E in plus dP, है ना? पर अब अगर बाहर से प्रेशर नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं है मतलब एयर नहीं है, एयर नहीं है मतलब प्रेशर नहीं है। अभी हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो क्यों लग रहा है? बिकॉज हमारे ऊपर एयर है। अगर आपने पूरा रूम को वैक्यूम कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, तो अब एयर नहीं है, एयर नहीं है तो प्रेशर नहीं, तो पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 0। तो ब्रैकेट में लिखना है इसमें, जब क्या इस पर फ्री एक्सपेंशन लिखेगा, दैट इज PEX is equals to 0, that is PEX is equals to 0। ये समझ गए ना? एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर आपका 0 हो चुका है, ठीक है? अब इसके लिए वर्क डन निकालते, नीचे लिखना नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, नो वर्क, क्योंकि अब ऊपर का प्रेशर तो अपोज करना ही नहीं है ना, तो अब गैस कोई वर्क नहीं कर रहा है। समझ लो मेरी बात, पहले वर्क कर रहा था गैस, क्यों? क्योंकि उसको एक्सटर्नल प्रेशर को अपोज करना, तो बाहर से कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है, मतलब अब जो फ्री एक्सपेंशन में वर्क हो रहा है ना, जो गैस कर रही है वो एक्चुअली 0। लिखना नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, ओके। नीचे लिखना डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेसेस, depending upon the type of processes, depending upon the type of processes, depending upon the type of processes, mathematical statement of first law, mathematical statement of first law, depending upon the type of processes, mathematical statement of first law can be written in various ways, can be written in various ways, can be written in various ways। पहले तो इक्वेशन वापस लिखना, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या था? del u is equals to q plus w, ठीक है? और w अभी पीछे क्या लिखे? माइनस p एक्सटर्नल dv, लिख सकते हैं ऐसा, या del v लिख लो, p एक्सटर्नल लिख सकते हैं। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एडिंग हो जा रहा है ना, फ्री एक्सपेंशन, माइनस आएगा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नीचे लिखना इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस प्रोसेस का नाम क्या होता था? प्रेशर चोरी, चोरी माइक्रो चल रही है, हाँ, आइसोकोरिक, ठीक है? del v is equals to 0 मतलब क्या होता था? आइसोकोरिक, यानी कि एक प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में del v is equals to 0 लिख लेना, देन क्या बचेगा? del v तो 0 हो गया ना, फर्स्ट लॉ को क्या लिखेंगे इसके लिए? del u is equals to q, आया, ये तो 0 हो गया ना, del v 0 होता है ना आइसोकोरिक में, तो ये 0, तो del u is equals to q बचा। जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस q एंड दिस q, अपन यहाँ पे एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट लिख देना, इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी बस यही बता रहा है। del u is equals to qb, है क्लियर?
ये नीचे लिखना द सबस्क्रिप्ट वी, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना जो नीचे लिखते हैं इसको, एक सुपरस्क्रिप्ट होता है जो ऊपर लिखते हैं, द सबस्क्रिप्ट वी इन क्यूवी, द सबस्क्रिप्ट वी इन क्यूवी denotes that heat is क्या लिखेंगे, सप्लाइड लिखेंगे कि गिवन आउट लिखेंगे? प्लस है ना, प्लस में क्या होता है, हीट सप्लाई करते हैं, गिवन आउट तो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट लाइन में लिखना फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर है ना, टी कांस्टेंट। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस W इज इक्वल टू 0, वो ऊपर भी लिखे ना अपन, W 0 क्यों, क्योंकि P एक्सटर्नल 0 है एक्सपेंशन में, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 है, इसलिए W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, इसलिए वर्क डन 0 है, आया ना? हाँ, तो क्या लिखे, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस W is equals to 0 since PEX is equals to 0. अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब हीट ना आ रही है ना जा रही है, क्योंकि अगर हीट आना जाना करेगी तो टेम्परेचर कम ज्यादा होगा ना, आया ना? आपने अगर सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और अगर सिस्टम ने हीट दी है तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होना चाहिए। दोनों केस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, पर हमारा तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब Q भी 0 होता है, Q भी 0। तो लिखो एक्सपेरिमेंटली Q is also equal to 0, Q is also equal to 0। अब Q भी 0, वर्क भी 0, तो वैल्यू का क्या हाल होगा, वैल्यू भी 0, आया ना? Therefore del U is equals to 0। For isothermal free expansion, work done is 0, Q 0, temperature constant, del U 0, मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज, एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में for isothermal irreversible process, for isothermal irreversible process, for isothermal irreversible process, for isothermal irreversible process, अब आइसोथर्मल में तो डेल्टा ही तो 0 होगा ना, ठीक है। बट अब ये इररिवर्सिबल, अभी तक रिवर्सिबल की बात करें तो वर्क डन हमने 0 किया था, राइट, बट अब 0 नहीं होगा, बट del U is equals to Q plus W, del U 0 होगा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, अभी ऊपर लिख दिया is equals to Q plus W, या फिर Q is equals to minus W, sorry, Q is equals to minus W, ठीक है। और रिवर्सिबल के लिए तो अपन फॉर्मूला डिराइव किए ना पीछे, वो रिवर्सिबल का फॉर्मूला है log 1। देखो अगला लाइन लास्ट, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस Q is equals to minus W, क्योंकि del U 0 है इसलिए अपन ऐसा लिख पा रहे हैं ना, आइसोथर्मल के लिए del U 0 है इसलिए तो ऐसा लिख पा रहे हैं अपन, Q is equals to minus W हो जाएगा, क्योंकि del U 0 है तो Q is equals to minus W, यहाँ तक क्लियर है ना? वर्क डन का जो फॉर्मूला डायरेक्ट की पुट करो यहाँ पे, W की जगह पुट करो, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.303 nRT log PF by this is Q, ठीक है। एंड लास्ट फॉर एडियाबैटिक चेंज, फॉर एडियाबैटिक चेंज हम अलग अलग टाइप के चेंज के लिए अलग अलग वर्क डन निकाल रहे हैं, क्यू निकाल रहे हैं,
डेल्टा यू निकालना है। ये माइनस पहले से था तो माइनस इसका माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्लियर है ये, है ना। लास्ट फॉर एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू जीरो होता है ना, बट यू जीरो नहीं है, यू जीरो सिर्फ आइसोथर्मल के पास। ठीक है, और एडियाबैटिक में क्यू जीरो है तो डेल यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर। आया ना, ये तो अपन पहले भी लिखते हैं एडियाबैटिक के लिए, डेल यू डब्ल्यू के बराबर। मतलब फर्स्ट लॉ एडियाबैटिक के लिए ये होगा क्यू जीरो। ठीक है, अब जल्दी से पेज नंबर 166 निकालो और एग्जांपल प्रॉब्लम 6.2 देखो जल्दी से, या इसको घर से देख के आना। 6.2, ठीक है, पेज नंबर 166, प्रॉब्लम नंबर 6.2, 6.3, 6.4, ये तीनों देख के आएंगे घर से। अभी जितना भी आपने लिखे ना वर्क डन के फॉर्मूला के डिराइव के बाद जितना भी वर्क डन अलग अलग लिखे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 6.2, 6.3, 6.4। ठीक है, इसको ट्राई करना एक बार, सॉल्यूशन दिया हुआ है, पढ़ के समझना एक बार, जो लिखवाया हूं उसको पढ़ना पहले, फिर ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करना बनेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।